नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी व्याकरण प्रथम प्रकरण भाषा। भाषा को समझने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी जंगल की। एक जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर थे। जितने जानवर उतनी भाषा। कभी आवाज़ आती खी 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 खी, कभी ची 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 ची, कभी चाऊ ऊ ऊ कू कू खे 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 खे। और न जाने कितनी आवाज़ें। और इस भाषा के बीच में फंस गया एक छोटा सा बच्चा। और वह बच्चा कौन था? मोगली। शुरू में उसको यह भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती थी। नहीं समझ आता था कि कौन सा जानवर क्या कह रहा है। पर धीरे धीरे साथ रहते रहते वह यह भाषा सीख गया। फिर उसके बाद मोगली जब इंसानों की बस्ती में आया तब वह उनकी भाषा नहीं समझ पाया। तो बच्चों, आप समझे, मतलब जब हम किसी समाज में रहते हैं, किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ हमारे पास हमारे जैसे अन्य लोग होते हैं, तो हमें अपनी बात कहने के लिए या उनकी बात कहने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। हम दोनों की भाषा एक समान होनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे के भावों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा को कुछ और समझते हैं। यह देखिए, इस चित्र में जहाँ पर मोगली जानवरों की भाषा समझने लगा तो उसे मज़ा आया। तो मतलब क्या है? अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की भाषा से आप भली भांति परिचित हैं, तो आपको भी वहाँ पर रहने में आनंद आता है। आगे देखते हैं। एक बच्ची रो रही है बहुत बुरी तरह। सब परेशान हैं, कैसे इस बच्ची को चुप कराएं। इसको सुन सुनकर सब थक गए हैं। पर यह क्या, जब तक बच्ची कुछ नहीं बताएगी तो कैसे उसकी समस्या सुलझेगी? उसके मन की बात जानने के लिए उसको भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है बहुत ही प्रयासों के बाद हम यह पता लगा लें कि उस दिशा में जहाँ को उसने उंगली दिखाई है क्या है वहाँ, और उस बच्ची की मदद कर सकें। पर क्योंकि यहाँ पर भाषा का अभाव है तो इस कार्य में हमें समय लग सकता है। तो अपनी बात समय पर बताने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा। भाषा को बहुत अच्छी तरह आपने अभी समझा। अब आप भाषा की परिभाषा बता सकते हैं? ज़रूर बता सकते हैं। बता सकते हैं ना? तो क्या बताएंगे? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिससे हम दूसरों के मन की बात भी समझते हैं और अपने मन की बात भी उन तक पहुंचा पाते हैं। अब भाषा के रूप। एक चीज़ देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बोलकर भाषा समझा रही और आप भी सुनकर भाषा के बारे में जान रहे हैं। तो मेरा बोलना और आपका सुनना क्या है? भाषा का एक रूप, जिसे मैं मौखिक कहती हूँ, जिसे आप मौखिक समझेंगे। और साथ ही जब क्या होगा, मैं शांत हो जाऊँ तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? भाषा के रूप, मौखिक और लिखित। तो आपको पता चल गया भाषा के रूप, यानी कि आपने किसी लिखे हुए वाक्य को पढ़कर लिखी हुई
पृष्ठ को पढ़कर क्या पता किया कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो इस भाषा के रूप में आपने क्या किया, आपने पढ़कर और लिखित रूप को पढ़कर, लिखे हुए को पढ़कर, यहाँ पर कैसे लिखकर और पढ़कर भाषा का प्रयोग किया है। तो आप समझे। चलिए मौखिक की परिभाषा देखते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे रेडियो, उस पर गाना बज रहा है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप। मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, हाँ, यह कौन सा रूप है, मौखिक रूप। हम जब घर में अपनी माँ, पिताजी, दादाजी, दादी किसी से भी बात करते हैं तो वह कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप। जब हम भाषा का प्रयोग लिख कर करते हैं, और लिख कर कब करते हैं, जब हम पुस्तक, पत्र या भाषा के किसी भी दूसरे लिखित रूप द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे आप परीक्षाओं में अपनी उत्तर कुंजिका मैम को देते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप है, लिखित। और जब मैम आपसे ओरल प्रश्न पूछती हैं, यानी कि मौखिक प्रश्न पूछती हैं, ओरल परीक्षा, मौखिक परीक्षा लेती हैं, तो वह कौन सा रूप है, मौखिक रूप। ठीक है। जैसे सुबह सवेरे चाय का कप पकड़े दादाजी ऐनक चढ़ाकर एक चीज़ का इंतज़ार करते हैं। किस चीज़ का, अखबार का। तो वह क्या है, लिखित रूप। आज से पहले, कई सौ साल पहले हमारे भारत में, हमारे विश्व में, इस पृथ्वी में क्या हुआ था, कौन थे यहाँ, यह सब जानकारी हमें भाषा के लिखित रूप से मिलती है। कब, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ मौखिक रूप और लिखित रूप आपको समझ आया होगा। अब कुछ विशेष बातें। बच्चों, भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा से अर्थ है राजकाज की भाषा। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो सरकारी काम होते हैं उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। मतलब राज करने के लिए भाषा, राज के काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वह राजभाषा है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि अधिकांश लोग क्योंकि हमारे देश में हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, पर विरोधों के चलते, सर्वसम्मति ना होने के चलते, पूरे देशवासियों के द्वारा स्वीकृति ना मिलने के कारण हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। इस बिंदु को आप सदैव ध्यान रखें। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, यूँ तो हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है अगर हम हिंदी का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर इतनी अधिक भाषाएं, इतनी अधिक बोलियाँ हैं, तो हिंदी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं हर वर्ष। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी, आपसे ये विनती करूँगी कि हिंदी भाषा को पूर्ण सम्मान दें और 14 सितंबर को मनाने के साथ साथ अन्य दिवसों में भी इसका प्रयोग करें। आगे, अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं कहाँ से आई? बच्चों, आप जानते हो हमारा भारत कई राज्य के द्वारा मिलकर बनाया गया है। जैसे बच्चों, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां बनकर हाथ बनाती हैं।
उसी तरह हमारा भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। मेरे बच्चों, भारत को कई राज्यों में बटा हुआ मत बताना। बंटने से शक्तियाँ कम होती हैं। हमेशा कोशिश करना कि आप बताओ कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, ताकि हम अपने भारत की एकता का प्रमाण दे सकें। अब जितने राज्य उतनी भाषाएं। कहा जाता है कि जिस तरह पानी बदलता है, हर कोस पे पानी बदलता है, उसी तरह हमारे देश में हर कोस पे वाणी भी बदलती है, भाषा भी बदलती है। जितने राज्य उतनी भाषाएं। कुछ भाषाएं और कुछ राज्यों के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, पंजाब की पंजाबी, पश्चिम बंगाल की बांग्ला, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक की कन्नड़। तो देखिए कितने सरल है। गुजरात की गुजराती, ई लगा। महाराष्ट्र आपको थोड़ा सा याद करना है, मराठी पर म से है और म से है। पंजाब की पंजाबी, फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल की बांग्ला, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़। इसी तरह अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि भारत कितने राज्यों से मिलकर बना है, और अगर आप किसी राज्य की भाषा को जानते हैं तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। आगे लिपि। बच्चों, हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अगर आप तमिल कन्नड़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, हिंदी वर्णमाला के ज्ञान से आप तमिल और कन्नड़ भाषा को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तमिल कन्नड़ इनके लिखने का तरीका, इनके लिखने का ढंग अलग है। और यह जो ढंग होता है वह क्या कहलाता है? लिपि। यानी कि लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। चलिए आगे कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां पढ़ते हैं। भाषाएं: हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। इन 5 भाषाओं की एक लिपि है देवनागरी। बच्चों, देवनागरी देख रहे हैं आप, यहाँ पर 5 वर्ण हैं। तो आप इन 5 वर्णों से याद कर लें कि इसमें 5 भाषाएं हैं। तो पहली न से नेपाली, ग से गुजराती, 2 भाषाएं तो आप यूँ ही याद कर सकते हैं। अब देवताओं की पूजा के लिए हमारे उसमें किस भाषा में श्लोक होते हैं? संस्कृत। तो हमने क्या बोला? संस्कृत, देवनागरी। बची हिंदी और मराठी। तो यह दोनों भी किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। वेरी गुड। आगे अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी भाषा की लिपि है रोमन। उर्दू, फारसी। आपने क्या याद करना है? देवनागरी में 5 वर्ण, यानी कि 5 भाषाएं। ना ग से नेपाली, गुजराती। और देवताओं की पूजा संस्कृत श्लोक, तो संस्कृत। और फिर 2 भाषाएं जो याद करनी है, हिंदी और मराठी। अंग्रेज़ी आपको याद करनी है रोमन, उर्दू, फारसी। पंजाबी। अब देखिए पंजाबीज़ में त्यौहार होता है गुरु पर्व। वो गुरुओं को मानते हैं, है ना? तो उनकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। फिर बांग्ला बहुत सरल है। बांग्ला की लिपि बांग्ला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिपि का प्रयोग देखा है? आपके घर में भी, आपके पास भी लिपि का उदाहरण मौजूद है। आप अपने घर में रखे हुए नोटों पे देखना। देखिए यहाँ पर जो ये लाल घेरा है, इसके अंदर कई सारी लिपियों में इस नोट की कीमत लिखी गई है, 500 रुपये। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 500 रुपया, अलग अलग भाषाओं में, है ना? अलग अलग भाषाओं में। तो आप मुझे पता करके बताएंगे कि एक भारतीय मुद्रा के नोट में एक
भारतीय मुद्रा यानी कि किसी भी रुपये पर, नोट पर कितनी भाषाओं में, कितनी लिपियों में उसकी कीमत लिखी होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगी। चलिए अब अभी तक पढ़ा गया सब कुछ, सारा ज्ञान दोहराते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। आपके मन की बात और दूसरे की मन की बात एक दूसरे को बताने का साधन क्या है? भाषा। अब हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। सही बात है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर हमें दूसरों के विचार जानने हैं तो हम सुनेंगे या उनके विचार पढ़ेंगे, और अगर हमें अपने विचार बताने हैं तो हम या तो बोलेंगे या लिखकर दूसरे तक पहुंचा देंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक वो जिसमें एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुन लेता है। लिखित वो जिसमें एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ लेता है। लिखने का जो ढंग होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? लिपि। उसे लिपि कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कई लिपियों में लिखा गया है ना? कई लिपियों में लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकरण को आज जो हमने पढ़ा, इससे हम क्या जीवन मूल्य मिला? हमें कुछ सीख मिली। हमें सीख मिली कि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी भी भाषा को छोटा या किसी भाषा को बड़ा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषा सिर्फ मात्र एक साधन है जो हमारे भावों को व्यक्त करता है। वह इंसान से बड़ा नहीं है, इंसान की खुशियों से बड़ा नहीं है। वह क्या है? वह इंसानियत से बड़ा नहीं है। वह एक साधन मात्र है जो हमारे भावों को व्यक्त करता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके हृदय में भाव अच्छे होने चाहिए, आपके मन के विचार अच्छे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मन के विचार कब अच्छे होंगे? जब आप सभी का सम्मान करेंगे और सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है भाषा सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं, इसीलिए इसका विस्तार करना चाहिए। बच्चों, जब तक एक बच्चा छोटा होता है, वो अपनी बात नहीं कह पाता है, तो उसे अपने के अलावा, खुद के अलावा दूसरों से जुड़ने में वक्त लगता है। तो भाषा क्या करती है? जब हमें भाषा आती है, हम अपने अलावा दूसरी दुनिया के लोगों से भी जुड़ सकते हैं। इसीलिए आज हमें कभी अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ती है, कभी फ्रेंच की ज़रूरत पड़ती है, कभी जर्मन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम विदेशों में भी लोगों से जुड़ सकें, उनके भावों से भी प्रेरित हो सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही विचार सबसे अच्छे होंगे, हमसे भी अच्छे विचारों वाला कोई हो सकता है। और भाषा क्या है? भाषा सिर्फ एक माध्यम है जो हम सबको जोड़ के रखती है। तो किसी भी भाषा का अपमान ना करें और उसको तोड़ने का कारण ना बनने दें, टूटने का कारण ना बने। अपने देश को मजबूत बना कर रखें और अपने देश की हर भाषा पर गर्व करें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस प्रकरण को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले प्रकरण में, अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आशा है आज का प्रकरण आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे और हिंदी का प्रयोग अवश्य करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।